रेट रिविजन्स की अगर बात करें तो काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस अभी भी आ रही हैं कि हमारे को रेट रिवाइज होना चाहिए, चाहे वो केबल और वायर इंडस्ट्री का हो या टेक्सटाइल में भी कई रिप्रेजेंटेशंस आपको आई होंगी। तो रेट रिविजन पे किस प्रकार का रवैया अपनाएगा जीएसटी काउंसिल? मैंने वही जवाब दिया कि भाई अगर कोई ऐसी आइटम है जिसमें बहुत डिफिकल्टी है तब जाके हम उसको करेंगे। अभी तो 1 जुलाई से पहले तो कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो आप जो रेट डिसाइड हुआ है उसको मान के आगे बढ़िए। उसके बाद 1 जुलाई के बाद ये सब रिप्रेजेंटेशन है, उसके लिए हम लोग देखेंगे उसको, और अगर ऐसी कोई डिफिकल्टी वाली आइटम है तो फिर उसको देखेंगे काउंसिल। थैंक यू सर। मेरे 2 सवाल हैं। एक, जैसा रेट्स में बताया, कुछ सेक्टर्स में अभी इन्वर्टेड जीएसटी का माहौल है। फॉर एग्जांपल एलईडी लाइट्स के ऊपर 12% है उसके, लेकिन जो कंपोनेंट्स है उस पर 18 भी है और 28 भी है। सो क्या ऐसा होगा कि जो एक्सेस जीएसटी आपकी बुक्स में आ जाएगा उसका आपको रिफंड मैकेनिज्म? देखिए, जीएसटी में एक फंडामेंटल चेंज हमने किया है कि जहां भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसका आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा, एक्सेप्ट इन 2 सेक्टर वेयर वी हैव प्रोहिबिटेड इट। वन इज ए टेक्सटाइल फैब्रिक के ऊपर, क्योंकि उसमें हम रिफंड को रोक रहे हैं बिकॉज 18% इनपुट के ऊपर है और हमने रीजनेबल रेट ऑफ 5% रखा है कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर। इसलिए वहाँ हमने कहा है कि रिफंड को हम रोक लेंगे, रिफंड नहीं देंगे। और दूसरा सेक्टर है जो रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि हमने 12% दिया है, पूरी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं 28% वाले आइटम की। सो इसलिए वो सेक्टर में हम कह रहे हैं कि रिफंड नहीं देंगे। अदर देन दैट, वेदर इट इज ए ट्रैक्टर कि जिसके ऊपर 12% है, उनके स्पेयर पार्ट के ऊपर 28 और 18% है, और वेदर इट इज एलईडी लाइट्स, आपको अगर ड्यूटी ओवरफ्लो हो रहा है तो पूरा रिफंड मिल जाएगा। एक्सीलेंट सर, वो बहुत अच्छी खबर है। दूसरा सर, क्या सरकार कोई सॉफ्टवेयर ऐसा डीलर्स को देगी जिससे कि रिटर्न भरने में हमको आसानी हो? आपने कुछ सुविधा प्रोवाइडर्स भी बनाए हैं जीएसटी के। इज इट मैंडेटरी कि हम उनसे ही काम करें या हम किसी और के साथ भी काम कर सकते हैं? देखिए, कुछ मिथ जो चल रहा है ना, वो मैं आपको बता दूं। एक मिथ तो ये चल रहा है और आर्टिकल भी लिखे गए, एक इकोनॉमिक टाइम्स में भी कल मैंने आर्टिकल पढ़ा कि भाई हर आदमी को अपना इनवॉइस वाइज मैचिंग करना होगा। गलत है। हमारे जो 65 लाख डीलर अभी तक रजिस्टर हुए हैं उसमें से 70-80% ऑफ देम आर ओनली B2C डीलर्स, और B2C डीलर को सिर्फ अपनी टोटल टर्नओवर की डिटेल का ही रिटर्न फाइल करना है। उनको कहाँ इनवॉइस वाइज डिटेल देना है B2C वाले को। जो B2B है उन्हीं को इनवॉइस वाइज डिटेल देना है, और उनके लिए भी GSTN की तरफ से एक ऐसा फ्री में सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है जो कि एक्सेल सीट है। अगर आप उस एक्सेल सीट में अपनी पूरी हिसाब किताब इनवॉइस वाइज डिटेल रखेंगे तो वही सॉफ्टवेयर कन्वर्ट हो जाएगा रिटर्न के फॉर्म में, और उसके लिए आपको महीने की नेक्स्ट मंथ की 1 से 10 के बीच में एक 5 मिनट के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ है। हम आपको ये कहाँ कह रहे हैं कि आप हर इनवॉइस है इंटरनेट पे ही जनरेट करो, वो हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं 1 से 10 के बीच में आपको एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए कि जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हमने आपको दिया है उसमें आपने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं वो भी B2B वालों ने, उसको ऑटोमेटिक आप कन्वर्ट कर देंगे रिटर्न के फॉर्म में जब आप उसके साथ प्लग एंड प्ले करेंगे। तो इस तरह की सुविधा हमने दी है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। Okay, it has to do with the e-way bill. It's been deferred for some time. What are the documents now required to transit goods from one state to another? This was a matter that was deliberated on by the GST Council, but no decision has been finalized. Sir, can you explain to us what happens on e-way bills now? Decision has been taken. It is not decision is कि till such time as we make e-way bill rules for the entire country, common e-way rules for the entire country, the existing system which is prevalent in every state will continue. So if the state government of Karnataka has got some system, Kerala has got some system, UP has got some system in which they have got some kind of a e-way bill only, some kind of a e-way bill permit. So that will continue till such time as we make it. And in those states where there is nothing, nothing will apply. But those states where there is something, that something will continue. So when are we expecting more clarity on the rules, sir? Next 3 months we should be able to finalize it. In the next 3 months? Okay. We've got more questions. Yes, ma'am. So, sir, I belong to the agriculture industry, and the agriculture industry has been anxiously waiting for GST because right now there's a lot of state smuggling that happens. But, sir, one of the concerns that the agriculture sector has, particularly with rice, the premise of GST is one commodity, one product, one tax. But in case of certain agricultural commodities like rice,
Unbranded has been exempted, whereas packaged rice attracts a tax of 5%. So, sir, the government mandate is actually to have greater participation of the unbranded economy into branded. Isn't that going away from the core focus of the government? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. देखिए, ऐसा है कि इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की. हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ पैकिंग किया उससे आपको 5% नहीं लग रहा है. सिर्फ कोई छोटा मोटा नाम दे दिया, लोकल नाम, उससे आपको 5% नहीं लग रहा है. हम कह रहे हैं कि आप पैक करके बेचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपका खुद का स्टोर है, आप अगर लूज में नहीं बेचना चाहे गेहूँ, दाल, चावल, आटा, तो फिर आप उसको पैकेट बना के रखिए अपने और बेचिए, उसके ऊपर जीरो लगेगा. लेकिन अगर आपने कोई ट्रेडमार्क ले रखा है, कोई ब्रांड ले रखा है, वो ब्रांड की अपनी एक वैल्यूएशन है, वो ब्रांड नेम यूज करने से आप ग्राहक से 50%, 25% ज़्यादा प्रीमियम मांग रहे हैं, जो कॉमन कमोडिटी है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर 5% लगा रहे हैं हम. सो हमारा जो ब्रांडेड, पैक्ड एंड ब्रांडेड दोनों कंडीशन मीट विथ होना चाहिए. और ब्रांडेड का हमारा कंडीशन है कि ट्रेडमार्क लिया हुआ होना चाहिए. और ट्रेडमार्क क्यों लिया है उसने? बिकॉज उसकी ब्रांड वैल्यू उसने इकट्ठी की है. ही वॉन्ट्स टू यूज दैट ब्रांड वैल्यू. और हमने जब कंपेयर किया कि जो दाल चावल जो ऑर्डिनरी मार्केट में क्या दाम में मिलता है और उसी का ब्रांड वैल्यू में क्या मिलता है, तो वी फाउंड कि द प्रीमियम रेंजेस फ्रॉम 30% टू 150%. तो फिर वो इतना प्रीमियम अगर लोगों से आप ले रहे हैं तो 5% टैक्स पे करने में क्या दिक्कत है आपको? और वो इंडस्ट्री जो है, जो कि ट्रेडमार्क का अपना एडवर्टाइजिंग कर रही है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कर रही है, उनको भी तो अपना जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए. तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो मिल जाएगा उनको. उनका पैकिंग मटेरियल है, उनका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, उसके ऊपर वो जीएसटी पे करेंगे, वो सबका वो क्रेडिट ले पाएंगे इसमें. सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, एंड दिस इज कमिंग टू अस एज वेल ऑन आवर ट्विटर पेजेस. द ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल्स लाइक ट्रेडमार्क और गुडविल, दीज हैव बीन हेल्ड टू बी गुड्स by the courts earlier. Is it now going to qualify as a good or a service under the GST? If good, what will be the tax rate on an intangible, sir? Well, I suppose, I think we have prescribed. I'm not too sure about the rate part of it. But does yes, it come as a there are good or a two service? things, there are two things. One is a permanent transfer and another is a temporary transfer of intellectual property rights. So there is that confusion, but to the best of my knowledge, right now it is 18% for permanent transfer and 12% for the temporary transfer, something like that. Okay. But I'll check it out. I'm not too sure about it. Okay, more questions, yes. Go ahead. Sir, there are two questions. One is regarding the renewable sector. Now, a lot of items in the renewable sector, you have correctly put it at a concessional rate of 5%. But the concern that a lot of my clients that have is that a lot of them sign composite contracts for works. So, somebody would set up a solar power plant, somebody would set up a wind project. The problem is that there is a works contract rate of 18%. Now, the concern is that they will lose out on the benefit of the 5% rate because they have signed a composite contract. Now, we can advise them to split up the value for goods and services. But looking at the history of how tax authorities look at this, they will say, no, this is a composite works contract, the split is only for accounting purposes. So, is there going to be any clarification so that vexatious... No, the best thing is for a person who wants it to be installed, they should buy the equipment themselves and give it to the person to install only. So it's a pure service contract. No, sir, but usually the person will want a turnkey because the owner, he will want a turnkey project. In this case, because of the peculiar circumstances in which we are subsidizing the solar panels, yes, you should go in for a direct purchase of solar panels, etc., and give service contract for the rest of the installation work. The same person gives a service contract, then there should not be a vexatious litigation. That's all we are saying. No, I don't think there will be any problem if you buy and give it to him. If you buy and give it to him, there should not be any problem. Yeah. And you as the principal contracting party, yes, sir, give it to the works contractor, yes, sir, the equipment, you purchase and give it to him. Yes, sir. So then there is no question. You purchase it on your books. Yes, sir. So the other question is regarding the principal agent supply, which has been deemed to be a supply. Now, I can understand that in case of regular trade, it balances out, even though it's a cash flow issue for everybody. But it's a huge cash flow issue for auctioneers. Sir, a lot of art auctions happen a few times a year. The principals are not registered, which means the auctioneer has to pay GST on reverse charge. And then the artwork may or may not sell. Sir, these people are so concerned about this that it may actually be a working capital issue
to the extent that it may even stop their business. So can you give an exception? It's inevitable, you know, because that principal agent thing, we have to do it. We can't keep in mind only one sector of the industry like artwork or auction of artwork. All I'm saying is, can it be looked at that where the principal is not registered, this deemed supply will not apply? So where the principal is registered... Anyway, it's a matter of detail. Maybe you can... and clearly not an area of priority at this point in time for the Revenue Secretary. Yes, Mr. Chaturvedi. Yeah. Sir, I represent renewable industry, that is basically solar. I just add on to his question. We have a complete solar plant. We done the EPC as well. So in this, sir, उसमें जैसे पूरा solar plant है, अभी तक हम लोगों को कोई भी ड्यूटी उसमें अट्रैक्ट नहीं होती थी. इवन सोलर पैनल भी जो इंपोर्ट करते थे वो भी एग्जेम्प्टेड थे. अभी क्या है सर, इसमें सोलर सिस्टम की जो रेट है वो 5% है. मॉड्यूल की क्लैरिफाई कर दी है 5%. इसमें बहुत से कंपोनेंट होते हैं जो कि 5% से लेकर 28% तक की कैटेगरी में आते हैं. अब उसमें इसके अलावा सर सिविल का भी वर्क होता है और भी सर्विसेज होते हैं. अब उसमें ये क्लैरिफाई नहीं है, या तो हम लोग पूरा एक सोलर सिस्टम की बिलिंग करेंगे या मॉड्यूल की करेंगे. अब सपोज ये 5% भी आप कर देते हैं, उसमें फिर क्या है, हम लोगों को जो हमारे वेंडर हैं वो हमको किस रेट में बिलिंग करेंगे. और अभी एग्जिस्टिंग क्या था सर, हम लोगों को जो भी एक्साइज एंड कस्टम्स मिलता था उसका एग्जेम्पशन मिल जाता था. देखिए, अभी तक क्या था कि कोई भी चीज़ जो है ना वो यूज बेस्ड एग्जेम्पशन था, कि अगर यही चीज़ जो दूसरे में भी यूज़ हो रही है वो अगर सोलार में यूज़ हो रही है तो उसका एग्जेम्पशन था. अब ये चला गया, जीएसटी रेजिम में टिक नहीं सकता. इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई आइटम अगर आपके सोलार प्लांट में लग रही है कि जिसका उपयोग सोलार के अलावा दूसरी चीज़ के लिए भी हो रहा है, उसका रेट हम नहीं बदल सकते, उतना ही रहेगा वो रेट. तो टू दैट एक्सटेंट योर थिंग विल बी less subsidized, I would say. So we have given you the subsidy for all the major components which are used only for solar. But if you want to use a stand or a iron stand, you want to construct a civil construction, all this will be as per the normal rate. Okay. Sorry, sir. We've got to move on to more questions. Yes, go ahead. Yeah. Sir, I have a question specifically for the power sector and in the space of rural electrification. Now, these are all nation-building projects. And right now, more than 30,000 crores of projects are underway already. A peculiar problem where we are finding ourselves is these are all inclusive price contracts with the government of India. And the taxation which was factors was the then prevailing rate of taxation. Now, mota moti, when we have done the costing, the impact is going up by close to 9 to 10% on most of the projects. Now, these being all inclusive past contracts, how is the government proposing to handle this? Because no contractor can absorb this cost when they're operating at within margins. So some clarity will be required. We are making representations. You have seen the representation we have made both at the state government and the central government level. We would need some, clear relief in this respect. Otherwise, the projects will come to a grinding halt. Yeah, this is not my baby. You will have to write to the concerned secretaries in the department, and they will have to in turn consult Secretary Expenditure in the Finance Ministry, not me. So one of the other very important clarifications has to do with the area-based excise exemptions. And I know that you've given some clarifications earlier, but there continue to be questions on that. Mr. Somani, go ahead. Sir, कुछ स्पेशल कैटेगरी राज्यों को इंसेंटिव दिए गए थे, तो ये जीएसटी के बाद क्या कंटिन्यू करेंगे? देखिए, हमने पहले दिन से ही सबसे पहली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसाइड किया था कि एग्जेम्पशन तो टिकेंगे नहीं जीएसटी रेजिम में अब, लेकिन किसी भी स्टेट को अपने पुराने एग्जेम्पशन को अगर चालू रखना है तो दैट वो राज्य डिसाइड कर सकता है, लेकिन उनको एग्जेम्पशन के रूप में नहीं चालू रख सकते. उनको पहले टैक्स वसूल करना है और फिर रीइंबर्स करना है अपने बजट में प्रोविजन करके. और सेम चीज अप्लाइज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन दिए हुए एक्साइज के, वो भी हमने पहली मीटिंग में जीएसटी काउंसिल में डिसाइड किया था कि भारत सरकार ने ये कहा कि हम उसको ग्रैंडफादर करेंगे, लेकिन हम 58% रीइंबर्स करेंगे. वो इसलिए कि पहले तो टैक्स हमारे कोफर में आ नहीं रहे थे. अब क्योंकि टैक्स भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में आ रहा है, तो सबसे पहले 42% हमको स्टेट को देना पड़ेगा डिवोल्यूशन में. तो हमारे पास जो बचेगा उतना ही हम आपको देंगे ना. तो इसलिए 58% हम रीइंबर्स करेंगे, हम ग्रैंडफादर करेंगे एक्साइज बेस्ड एग्जेम्पशन जो हमने दिए थे वो. उसके लिए DIPP इज वर्किंग ऑन इट. राजीव ने भी ये क्वेश्चन पूछा था, और DIPP विल सून कम आउट विद अ पॉलिसी फॉर ग्रैंडफादरिंग इट. ओके, इट विल बी डन बाय वे ऑफ बजटरी रीइंबर्समेंट. Okay, more questions here, sir.
there's a specific provision for compliance rating under Section 149. Has the parameters been set, sir? Because a lot of our MSME clients are asking whether that can potentially lead to a situation where they will not be considered by larger companies when they're looking out for vendors, and who will be able to access the information with regard to these scores? Everybody. Okay. Compliance rating will be seen by everybody. It will be transparent. But the question that you are asking me, it is mainly meant for those people who are repeatedly collecting tax, but they are not filing it in their return. And because of it, the other fellow is not getting input tax credit. Now, these are the people whose default rate will be measured. How many times has one defaulted? And we will, depending on the default rate categories, we will have to categorize them into A category, B category, C category. Now, इसलिए हम compliance rating open करना चाहते हैं पब्लिक को कि अगर आप किसी नए व्यापारी के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या रेटिंग है। ऐसा नहीं कि वो डिफ़ॉल्ट कर दे, आपने टैक्स उसके भरोसे डाला, आपने उनसे माल कुछ लिया और आपने टैक्स का पैसा उसके हाथ में डाल दिया, उसकी जिम्मेवारी है सरकार में जमा कराए। सर, पैरामीटर्स अगर पता चले तो वो अपना पैरामीटर्स डायनेमिक होंगे, हम बनाएंगे जब डिफ़ॉल्ट शुरू हो जाएगा तब हमको पता चलेगा क्या डिफ़ॉल्ट रेट आ रहा है। Sir, I'm representing EPC for SEZ. So thank you for treating SEZ supplies as export. परंतु सर अभी भी सर जो गुड्स SEZ को सप्लाई होंगे 1 जुलाई से, उस पर अंडर बॉन्ड जो प्रोविजंस हैं कि बिना IGST दिए जो सप्लाई करे जा सकते हैं, वो अभी तक इन प्लेस नहीं है सर। नहीं, वो कर देंगे। अभी देखिए, एक्सपोर्ट के लिए हम 2 प्रोविज़न कर रहे हैं। आप अगर SEZ के अंदर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिजिकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों के लिए दोनों सुविधा दे रहे हैं। IGST भर के भी आप बेच सकते हैं या फिर आप बॉन्ड के ऊपर बेच सकते हैं। तो सवाल ये है कि बॉन्ड किसको देना है, वो आपको द्विधा होगी। अभी आप ऐसा करिए, जहां भी आप बॉन्ड देते आ रहे हैं वहां दे दीजिए और माल सप्लाई करना शुरू कर दीजिए 1 जुलाई से। बट इसके रूल्स बन जाएंगे, शॉर्टली यू विल हैव ए क्लैरिटी अबाउट इट, है ना। और सर SEZ को ये लग रहा है सर कि जो ये एग्जेम्पशन है DTA परचेजेस की, वो सिर्फ गुड्स पे है। ऐसी मिथ आम बाजार में आ रही है कि केवल जो गुड्स SEZ को सप्लाई होंगे वो अंडर बॉन्ड होंगे, सर्विसेज नहीं होंगी। तो सप्लाई तो सप्लाई ही ट्रीट होगी, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट वेदर सर्विसेज आल्सो इंक्लूडेड। आई हैव टू चेक इट आउट, है ना। So it may actually not be a myth, it may be reality. That seems to be the view coming in. सर, एक सवाल आया है कि हम टेक्सटाइल क्षेत्र में ट्रेडर हैं और फैब्रिक बनाते भी हैं और बेचते भी हैं, और अब हमें GST के नेट में आना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ टैक्स लगेगा? इससे क्या फैब्रिक और कॉस्टलियर हो जाएंगे? देखो, फैब्रिक बिल्कुल कॉस्टली नहीं होगा। अभी तक क्या था कि टेक्सटाइल चेन टूटी हुई चेन थी, अब इस चेन को हम जोड़ रहे हैं। पहले ये था कि फाइबर स्टेज पे कॉटन पे भी टैक्स था और मैन मेड फाइबर पे भी था और यान पे था, और फैब्रिक पे दोनों पे नहीं था। न एक्साइज ड्यूटी थी न वेट था फैब्रिक पे, और उसके बाद आगे जाके फिर अप्रैल में टैक्स लग रहा था। तो पूरी चेन टूटी हुई थी। इससे ये हो रहा था कि अप्रैल वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रही थी। तो अब ये हो रहा है कि हम सिर्फ 5% लगा रहे हैं फैब्रिक के ऊपर पहली बार, और वो 5% भी इतनी कम है कि फॉर एग्जांपल मैन मेड में तो 18% का ऑलरेडी कास्केडिंग था, जो कि प्रोडक्ट के ऊपर तो लग ही रहा था। पहले भी 19% टैक्स था यान और मैन मेड यान के ऊपर। तो उसी का क्रेडिट लेके आप 5% पे कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बोझा नहीं आ रहा है। वो 18% का बोझ कपड़े के ऊपर पहले भी था। अब तो सिर्फ यही है कि आपको टैक्स भरना है 5%, और वो भी कैश नहीं देना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में से वो 5% भरना है कपड़े वाले को। उतना ही है, उनके लिए कोई बर्डन थोड़ा ही है, कपड़ा थोड़ा ही महंगा होगा। और उसी तरह से कॉटन में भी 5% तो टैक्स सब स्टेट में फाइबर के ऊपर था, तो उसका भी बर्डन तो कपड़े के ऊपर आ ही रहा था। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि कपड़े के ऊपर भी आप 5% पे करो, और जो रॉ मटेरियल स्टेज में आपने टैक्स पे किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो, तो आपको एक्स्ट्रा तो कुछ देना ही नहीं है। Okay. Sir, the query is regarding power, which is not subject to GST. But typically when you supply power, in the power bill, in addition to the tariff, there would be surcharges, there would be interest for delayed payment. So the understanding is that since these are related to the main supply of power, they will also be outside the GST net, because power sector as such is outside GST. Just wanted to have your views. अभी भी पावर सेक्टर और वेट कहाँ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? देखो, पावर सेक्टर तो पहले से ही भी बाहर था। आपके पावर सेक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लग रही है,
अगर पावर बनाने में आपने कोई आइटम यूज़ किया तो उसके ऊपर वेट लग रहा है अभी भी, तो वेट का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में से कहाँ मिल रहा है? अभी भी तो वो अंतर है ही, और अब आप इनपुट के ऊपर जीएसटी यूज़ करेंगे। No, sir. What I was asking is, when you bill for supply of power, there could be surcharge or interest along with the power cost. So this interest and surcharge is part of the power cost, which is recovered because some state grid is delaying in making payment. There will be an interest on the power cost. So since power is outside of GST, all the incidental or related अभी भी नहीं मिल रहा है। पावर कोस्ट का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको वेट में कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है आपको। अगर आप मैन्युफैक्चरर है, पावर की जो कॉस्ट है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या सरचार्ज जो भी लगता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको वेट में कहाँ मिल रहा है आजकल? नहीं मिल रहा। I can see that there's lots of questions here for the power sector, but sir, we've got a question in for the services sector on whole. Enterprises were paying a consolidated rate of 15%, including cesses. Now this has been raised to 18%. How is this not going to impact the final consumer adversely? देखिए, it will not impact for those service sector items where there are a lot of goods also being used. देखिए, अब फैसिलिटी ये दी है ना हमने कि पहले हम ये कह रहे थे कि 15% था, अब 18% है, लेकिन हम फैसिलिटी ये दे रहे हैं कि आपको जो भी गुड्स यूज़ होते हैं सर्विस देने में, जैसे एक कोई आईटी यूनिट है, तो आईटी यूनिट जो है उसने एयर कंडीशनर खरीदा, उसके ऊपर जीएसटी पे किया, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे इसमें से। उसने फर्नीचर खरीदा, स्टेशनरी खरीदी, उसने सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट रखा है, वो सब चीज़ के ऊपर जो जीएसटी पे करेगा, या किराया, कॉमर्शियल किराया है तो कॉमर्शियल किराए के ऊपर भी 18% लीज लगेगा, लीज रेंट के ऊपर लगेगा वो जीएसटी, तो वो सब का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। इसलिए वो करीब करीब सेम हो जाएगा, 1-8% का बढ़ावा हो सकता है। तो 1-8% का बढ़ावा हो सकता है। वो डिपेंड्स ऑन विच सर्विस यू आर गिविंग, इस तरह से। तो जैसे आपने सर्वर डालने पड़े, आप टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी तो लॉट ऑफ सर्वर्स दे आर यूजिंग, तो सर्वर आप खरीदेंगे या किराए पे रखेंगे तो उसके ऊपर जो जीएसटी आप देंगे वो सबका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे अब, जो पहले नहीं था सर्विस टैक्स में। So one of the questions, since you used the telecom example, one of the big concerns, and this has been raised to the GST Council as well and has seen absolutely no resolution or no pushback from the GST Council on this, is this business of multiple registrations versus centralized registration. And this is going to make compliance a huge issue, sir. I mean, is there any hope at all on this front? देखिए, आई थिंक देयर इज ए बिट ऑफ ए मिसअंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दिस इशू। देखिए, जब सर्विस टैक्स भारत सरकार सिर्फ कलेक्ट कर रहा था तब अलग बात थी कि कोई स्टेट को उसका हिसाब किताब देखना नहीं था। अब स्टेट को के साथ हम सर्विस टैक्स की इनकम शेयर कर रहे हैं, मतलब कि स्टेट वाले देखना चाहते हैं कि हर कंपनी ने उनके स्टेट में कितनी सर्विसेज रेंडर किया कि जिसका इनकम उनको होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन। तो सर्विस का स्टेट वाइज बंटवारा तो होना ही होना है। नाउ इट कुड हैव बीन पॉसिबल अगर स्टेट हमारे ऊपर ट्रस्ट कर देते कि भाई भारत सरकार खुद एक सिंगल रजिस्ट्रेशन में टैक्स कलेक्ट कर ले, उसके बाद कुछ थंब रूल बना के स्टेट वाइज आप सर्विस टैक्स का। सर, आप कह रहे हैं कि स्टेट्स डोंट ट्रस्ट द सेंटर? नो, इन दिस मैटर इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फुल ट्रस्ट, सो दे वांट टू एक्चुअली कीप अकाउंट ऑफ कितनी सर्विस कौन से स्टेट में जा रही है। तो इसके लिए ये हमको करना जरूरी हुआ कि हर स्टेट में उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। अच्छा, आप जो कंप्लायंस बर्डन की बात कर रहे हैं, इट इज़ ए मैटर ऑफ डिटेल ओनली वन टाइम। एक बार आपको अपना ईआरपी सिस्टम, कंप्लायंस सिस्टम मतलब क्या, ऐसा तो नहीं है कि बैंकों को अपने आदमी के साथ बैठ के वाउचर बनाना है, दूसरे स्टेट में भेज रहे, तो इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर कैचिंग द ट्रांजेक्शन। कंप्यूटर विल अकाउंटिंग फॉर एवरी ट्रांजेक्शन विच इज़ हैपनिंग इंट्रा कंपनी बट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, उसका सिर्फ रिकॉर्ड रखना है आपको। इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शन बट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, उसका रिकॉर्ड रखना है, उसको कंप्यूटर को हिसाब किताब रखना है। तो वो तो मशीन के ऊपर कंप्लायंस है, आदमी के ऊपर कहाँ है। इट्स ए मैटर ऑफ मेकिंग ए गुड ईआरपी सिस्टम वंस, और उसके लिए हमने रूल्स इतने रिलैक्स कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन रूल, अगर आप इंट्रा कंपनी सप्लाई कर रहे हैं इंटर स्टेट, तो हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे आपको जो वैल्यूएशन उसमें लगानी है वो लगा के भेज दीजिए। वी विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन बिकॉज इट इज एन इंटरिम ट्रांजेक्शन, इट इज नॉट ए फाइनल ट्रांजेक्शन। सो उस तरह से रूल्स हमने सब रिलैक्स कर दिए। नो इंस्पेक्टर विल आस्क यू कि ये वैल्यूएशन क्यों किया, वो वैल्यूएशन क्यों किया। तो एक बार ईआरपी बना दीजिए, चाहे बैंक हो चाहे टेलीकॉम कंपनी हो, उसके रूल्स डाल दीजिए ईआरपी में कि इस तरह से इसको गिना जाएगा। उसके बाद एक आदत बन जाएगी कि भाई हर बार अकाउंटिंग करना है इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शन के लिए, इंटर स्टेट जब जा रहा है तब।
So it is a compliance burden not on human being. It is a one-time compliance burden on your ERP system. And you can always make a good ERP system which can take care of this.